यानी मैं इस विषय को 4 भागों में विभाजित कर आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रथम, वर्तमान में मूल निवासी समाज घोर नेतृत्व संकट से गुजर रहा है। इस संदर्भ में आपको ज्ञात हो कि भारत में लगभग 5000 से अधिक राजनीतिक दल हैं। उसमें 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस 2 है, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम और बीएसपी। अब इसका एनालिसिस करें कि ये जो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उसका नेतृत्व किसके हाथों में है। बसपा को छोड़कर सारे के सारे राजनीतिक दल का नेतृत्व भारत के उच्च वर्णीय लोगों के हाथों में केंद्रित है। इसका मतलब है कि वो 5 राजनीतिक दल का नेतृत्व आपके हाथों में नहीं। बात रही बसपा की, तो बसपा पार्टी की जो संकल्पना थी, अब मैं है या नहीं इस पे तो आप भी चर्चा करेंगे, कि वो एक आंदोलन की उपज थी, वो राजनीतिक दल जिसका मूल मकसद व्यवस्था परिवर्तन था और जिसका केंद्र बिंदु बहुजन समाज था, जिसके संस्थापक माननीय कांशीराम थे, जो इसी बाम से निकले थे, उनके संस्थापक। लेकिन विगत वर्षों में बसपा ने भी अपनी संकल्पना बदल दी। बहुजनों की राजनीति करने वाली राजनीतिक दल बहुजन के स्थान पर सर्वजन की संकल्पना को स्वीकार किया। यह काउंटर रिवॉल्यूशन। जब बुद्धा ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय की बात की, तो कठोपनिषद में काउंटर करने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का कंसेप्ट दिया गया। माननीय कांशीराम के नेतृत्व में गठित बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की राजनीति करने की बात करते करते सर्जन पर गई। बहुजन के स्थान पर सर्जन की बात करना एक प्रतिक्रांति है। इसका मतलब है कि मूल निवासी समाज आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कुल मिलाकर कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हमारी नुमाइंदगी न कर रही है और न इसकी संभावना बन रही है। बात रही राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की, तो इनकी संख्या काफी है। मैं प्रत्येक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन चूंकि मेरा जन्मभूमि बिहार है और कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है, तो इन दोनों के कुछ राजनीतिक दलों के संदर्भ में इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि उन्हें भी हमारी नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे हैं। पिछड़ों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद जी, दलितों के मसीहा माननीय रामविलास पासवान जी, दोनों बिहार की धरती से आते हैं और दोनों के राजनीतिक कैरियर को आप देखें तो ये मास की बात करने वाले थे, बहुजन की बात करने वाले थे। लेकिन क्या कारण है कि वे व्यक्ति, परिवार और जाति के परिधि में सिमट कर रहे थे। जो मास से चले थे कास्ट की ओर चल दिए। हमें कास्ट से मास की ओर जाना चाहिए और वो मास से कास्ट की ओर चल दिए। एक उनके विपरीत दिशा में जाना ये बहुजन राजनीति के विपरीत है। इसलिए वो भी हमारे दृष्टिकोण से तो नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे। बात आती है उत्तर प्रदेश की, जिसकी चर्चा इंजीनियर रमाशंकर जी ने की। बहन जी और भाई साहब की बात, सपा और बसपा की बात। तो आज
ये दोनों पार्टियां भी व्यक्तिवाद, जातिवाद और परिवारवाद के शिकार हो गई। इसका मतलब है कि भारत में वर्तमान में कोई भी राजनीतिक दल मूल निवासी संकल्पना के आधार पर राजनीति नहीं कर रही है। जो राजनीतिक दल है उसके नियंत्रण, उसके निर्देशन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासक वर्गों के हाथ में है। इससे स्पष्ट है कि आज संपूर्ण मूल निवासी समाज घोर राजनीतिक नेतृत्व के संकट से गुजर रहा है। अब मैं दूसरे बिंदु की तरफ चलता हूं, जो कि इसका मूल विषय रखा गया है कि सत्ता प्राप्ति राजनीतिक दल का मूल उद्देश्य नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो राजनीतिक दल हैं वो सभी के सभी सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं। आखिर इस संकल्पना, इस गलत संकल्पना का विकास पार्टी में ही नहीं समाज में भी हुई है। उस पर चर्चा करने के लिए यह जानना जरूरी है कि बाबा साहब, नो डाउट, राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक दल के कार्य जब बताया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि राजनीतिक दल का एक महत्वपूर्ण कार्य सत्ता की प्राप्ति है, नो डाउट। बाबा साहब भी सत्ता में गए और 1926 से गए जब बंबई के गवर्नर ने उन्हें एमएलसी सबसे पहले बनाया। उसके बाद उन्हें सत्ता का एहसास हुआ कि सत्ता बहुत महत्वपूर्ण चीज है, नो डाउट। प्रारंभिक दौर की मैं बात कर रहा हूं। फिर जब फर्स्ट गोल्ड में सम्मेलन में जाते हैं तो वहां जो अल्पसंख्यकों की उप समिति है उसमें अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि मैं जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं उसकी जो घृणित स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, उसका समाधान कोई भी नहीं कर सकता। अंग्रेजों के सामने बाबा साहब फर्स्ट गोल्ड सम्मेलन में कहते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी स्थिति दयनीय है, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, तिरस्कृत है, बहिष्कृत है। इसकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर सकता। इसकी समस्याओं का समाधान वे लोग ही कर सकते हैं, यानी जिनकी समस्या समाधान वो लोग ही कर सकते हैं, ऐसा बाबा साहब का मानना था। और इसके लिए क्या करना है, तो उन्होंने लॉजिक दिया कि इसके लिए उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति का आना जरूरी है। यहां तक भी कोई समस्या नहीं है। बाद में बाबा साहब इलेक्शन इंडिपेंडेंट पार्टी, लेबर इंडिपेंडेंट पार्टी बनाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, 17 उम्मीदवार 37 में खड़े करते हैं, 13 उम्मीदवार जीतते, उसमें खुद भी जीतते हैं। यहां भी समस्या नहीं। जब बाबा साहब को अवसर मिलता है तब तक उस समाज की नुमाइंदगी करते हैं, उनके हितों की रक्षा करते हैं। यानी कि सत्ता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साधन मानते हैं। जो भटकाव आया है कि ये गलत संकल्पना कैसे गया, बाबा साहब ने सत्ता के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन बाबा साहब ने सत्ता को साधन माना, साधन नहीं माना। यह बात भटकी लखनऊ से। लखनऊ में 1948 में बाबा साहब का एक स्टेटमेंट आता है। वो उस समय वो कानून और न्याय मंत्री बन चुके थे। उसमें अपने लोगों को, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को संबोधित करते हुए, यानी 25 अप्रैल 1948 लखनऊ, वहां का जो सेंटेंस है कि आप अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए राजनीति को वो मास्टर चाबी कहते हैं। पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की थ्रू विच वी ओपन each and every law of progress। हम प्रगति के
सारे रास्ते इसके माध्यम से खोज सकते हैं। यहां से जो स्वार्थी राजनीति करने वाले लोग थे, संदर्भ को समझे बगैर, बाबा साहब का मकसद क्या था सत्ता का, और स्वार्थी राजनीति करने वाले ने इसका अर्थ क्या लगाया, बाबा साहब के अर्थ को ही, बाबा साहब के स्टेटमेंट को ही राजनीति करने वाले स्वार्थी लोगों ने अपने हित में इस्तेमाल किया। मैं व्यवहारिक बात करने जा रहा हूं, किताब की कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं बाम से 14 वर्ष तक जुड़ा रहा, संगठन में भी रहा, किसी कारणों से मैं संगठन से अलग हूं, दूसरी बात है, लेकिन विचारधारा से मैं अलग कभी नहीं रहा। जब मैं बाम सेफ के कार्यक्रम से किसी ऑफिस में गया, एकदम व्यवहारिक बात बता रहा हूं, मुरादाबाद का उस समय का बीएसपी का जिला अध्यक्ष उस ऑफिस में उस अधिकारी से कह रहा था यही बात, बाबा साहब वाली बात, कि आप लोग हमें कुछ महत्व नहीं देते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, बाबा साहब के आंदोलन के कारण वेतन मिल रहा है, हम लोग को कुछ करते नहीं है, इत्यादि इत्यादि। और यही सेंटेंस वह व्यक्ति उस अधिकारी को कह रहा था कि बाबा साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की। मैं उसी समय वहां पहुंचा, मैं भी वामसर के कार्यक्रम से कंट्रीब्यूशन इत्यादि के लिए जाता था। मैं बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, वो जो बसपा के जिलाध्यक्ष थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्या बाबा साहब ने यह भी कहा कि ये मास्टर की किसी बेईमान को दे दो? समस्या यहां पे, मास्टर चाबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाबी है किसके पास, एक प्रॉब्लम है, प्लीज ताली लो। मास्टर चाबी, सत्ता महत्वपूर्ण है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सत्ता का इस्तेमाल के तरीके की बुराई है। बाबा साहब को जब जब अवसर मिला, ये बाबा साहब को अवसर मिला, इसी का परिणाम हम है, लेकिन बाबा साहब ने सत्ता को समाज के हित में इस्तेमाल किया। लेकिन स्वार्थी लोगों ने बाबा साहब के इसी स्टेटमेंट को अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सुखदेव बाबे तुरंत आए, व्यक्तिगत हितों में इस्तेमाल करने लगा। तो मैं उस व्यक्ति को कहा, उस अधिकारी के सामने, कि बाबा साहब ने यह तो कहा कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, लेकिन क्या बाबा साहब ने यह भी कहा यह चाबी बेईमानों के हाथ में दे दो? प्रत्येक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, घर के मालिक कौन होता है? तिजोरी की चाबी किसके पास होता है? ईमानदार व्यक्ति के पास होता है। और यहां से वो बातें गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये बातें समाज में फैलाई गई, कम पढ़े लिखे लोगों के बीच, संदर्भ को अलग करके कि ये बात बाबा साहब ने कही, इसलिए सत्ता पर कब्जा करो, सत्ता पर कब्जा करो। यहां तक कि बाबा साहब की इस मूर्ति का एनालिसिस किया गया कि बाबा साहब संसद में जाने के लिए कह रहे हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता, बाबा साहब भी इनकार नहीं कर रहे हैं, इनकार तो कर रहे हैं कि सत्ता का उपयोग आप किस रूप में कर रहे हो, निजी हित में या समाज हित में। यदि समाज हित में आप सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सत्ता में बुराई नहीं है, लेकिन बुराई यह है कि वो सत्ता आएगी आखिर कैसे? आप जिस आंदोलन के बदौलत सत्ता में जाते हो, उस आंदोलन को ही समाप्त कर देते हो कि मेरे जैसा फिर कोई दूसरा न बने। ये जितने लोग हैं राजनीति में, वो सारे के सारे किसी न किसी राजनीतिक आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। उनका आंदोलन का क्या हुआ? दिनेश मिश्रा, यानी ये लोग व्यक्तिगत सफलता के बाद जिस आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, उसी आंदोलन को समाप्त करने का काम किया और सत्ता का निजी स्वार्थों में इस्तेमाल किया। इस प्रकार से एक गलत अवधारणा गई, जबकि बाबा साहब का पूरे हिस्ट्री है कि जब कभी जिस किसी पद पर गए, दायित्व का निर्वहन किया, और जब, ये भी मैं बताना चाहूंगा, और जब 1951 में
वो अपने अनुसार अपने समाज के हितों की रक्षा करने में स्वयं को असमर्थ पाया, तो और मंत्री और संतरी का पद को इस्तीफा दे दिया। ये जरूरत नहीं, किस लिए मंत्री बनना, किस लिए? इतना ही नहीं, जब वायसराय ने उन्हें एक कार्यकारी कमेटी का सदस्य नियुक्त करके उनको श्रम मंत्री बनाया था, तो इसी नागपुर में जुलाई 1942 में बाबा साहब ने क्या कहा? हमारा, जब बाबा साहब मंत्री के रूप में बने तो लोगों में खुशी गई, निश्चित रूप से खुशी होता कि हमारा व्यक्ति मंत्री बन गया। तो बाबा साहब इस संदेश को भांप गए, ये गलत में जा रहा है। तो लोगों को संबोधित करते हुए इसी नागपुर में कहा 1942 में जुलाई में, क्या कहा? मेरा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है। बाबा साहब का स्टेटमेंट है कि मेरा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, मेरा संघर्ष आजादी के लिए। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, बाबा साहब का स्टेटमेंट। सत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन सत्ता किस लिए महत्वपूर्ण है? यदि आप समाज के हित में काम करते हैं, सत्ता महत्वपूर्ण है। समाज के हित के विपरीत काम कर रहे हैं, वैसे सत्ता की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और बाबा साहब ने यह सिर्फ कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। एक बात और, जब लखनऊ में बाबा साहब ने कहा, तो एक बात और उन्होंने कहा कि हमें शासन करता हुआ जमात बनना है। कहां से मिस इंटरप्रिटेशन होता है, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूं। जाति और जमात में अंतर है। बाबा साहब ने कहा मुझे शासन करता हुआ जमात बनाना है, जाति नहीं बनाना है। जमात के मतलब क्लास, कास्ट की तो बात ही नहीं है। कौन कहता है कि वो दलितों से शेड्यूल कास्ट के लोगों तो जमात की बात की है कि हमें शासन करता हुआ जमात बनना है। अब इस जमात वाली बात को सुनिए कैसे होता है। जालंधर में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग का संचालन कर रहे थे भागवत पागल, उनका सरनेम था पागल। उस मीटिंग के संचालन कर रहे थे भागवत पागल। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि मुझे शासन करता हुआ जमात बनना है, जाओ अपने दीवारों पर लिख दो। तो भागवत पागल ने कहा बाबा साहब को कि बाबा साहब, क्या कभी वाल्मीकि जाति भी शासक बन पाएगा? बाबा साहब को भागवत पागल ने कहा कि क्या वाल्मीकि जाति के लोग भी कभी भारत के शासक बनेंगे? तो बाबा साहब ने क्या उत्तर दिया? कहा भागवत पागल, तुम सचमुच पागल तो नहीं होगे? उन्होंने कहा कि तुम सचमुच पागल तो नहीं होगे? डेमोक्रेसी में कोई जाति शासक नहीं होता। यदि कोई जाति शासक है, इट मीन डेमोक्रेसी नहीं। यदि कोई समाज में सिर्फ एक जाति और एक व्यक्ति शासक है, तो वहां डेमोक्रेसी ही नहीं है। यह बात बाबा साहब ने भागवत पागल को समझाया। इससे स्पष्ट है कि सत्ता प्राप्ति राजनीति का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है उस सत्ता को प्राप्त करने के जो तरीके हैं, जो प्री रिक्वायरमेंट है, तो सत्ता आखिर आई कैसे? सत्ता आपको तो कोई गुलदस्ता में सजा कर देगा नहीं। तो सत्ता पर पहुंचाने के लिए जो आंदोलन है, उसे आप समाप्त कर रहे हो। इस प्रकार से सत्ता का मिस इंटरप्रिटेशन करके वर्तमान में जो राजनीतिक दल है सिर्फ सत्ता प्राप्ति ही उनका मूल उद्देश्य है, और इसके लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब परिचित हैं, जब रामविलास पासवान जी 77 में एमपी बने थे, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज हुआ था। तो साधारण व्यक्ति नहीं। जिस बात के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, आज उसके गोद में है।
सोचना यह है। तो यह समस्या इस रूप में आई कि हमने सत्ता के जो मिस इंटरप्रिटेशन है, गलत संकल्पना का जो निर्माण हुआ कि सत्ता ही सब कुछ है और इसके लिए न मेरा कोई सिद्धांत है, न मेरा कोई नीति है, न मेरा कोई समाज है, ऐसा मानकर लोगों ने राजनीति का गलत अर्थ लगाया। तीसरी जो बात है इसका जो बिंदु में कि आपको करना क्या है, राजनीतिक दल का मूल मकसद क्या है, उसको इस रूप में कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का जो स्लोगन है वो समझिए कि राजनीतिक स्लोगन है। शिक्षित बनो, इसका मतलब है कि आप लोगों को सही जानकारी दो। शिक्षित होने का मतलब होता है डिग्री लेना नहीं, सही गलत में भेद करना और दोस्त दुश्मन की पहचान करना। एक जिसके पास है, चाहे वो LLTP हो चाहे वो PhD हो, यदि वो जानता है दोनों बात कि क्या सही है और क्या गलत है और कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है, इसकी जानकारी जिस किसी को है वो बाबा साहब के दृष्टि में शिक्षित है। उसके बाद कोई शिक्षित उचित नहीं है, यही शिक्षित लोग है। दूसरा, संगठित हो। अब संगठन से ये जो राजनीति करने वाले लोगों को बहुत डर लगता है। संगठन से गलत आदमी को बहुत डर लगता है, व्यक्तिवादी आदमी को। हमेशा आप याद रखें, संगठन से व्यक्तिवादी आदमी को हमेशा डर रहता है। इसलिए वर्तमान में राजनीतिक दल भी नहीं चाहते हैं कि समाज का पोलराइजेशन हो। ये राजनीतिक दल भी नहीं चाहते हैं। अगर जब पोलराइजेशन हो जाएगा विभिन्न जातियों का, तो उसमें से सही व्यक्ति का चुनाव शुरू हो जाएगा, तो इनकी दुकानदारी का क्या होगा? जो लोग दुकानदारी राजनीति कर रहे हैं, यदि यह सदन इकट्ठा हो जाए और एक निर्णय ले कि रमाकांत गलत है, तो फिर मुझे पवेलियन में जाना पड़ेगा। तो ऐसा संगठित समाज बन न जाए, इसलिए वर्तमान में जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो मास की नहीं कास्ट की बात करते हैं। और तो और राजनीति में समीकरण की बात होती है। कोई माय समीकरण बनाता है, कोई बाप समीकरण बनाता है। मैं बिहार से थोड़ा सा बात कर रहा हूं, आपको जानकारी होती है। माय को तो सब कोई जानते हैं, एम बाई, लेकिन बाप को कोई जानते हैं? नहीं जानते। बिहार में बाप का भी समीकरण बना। जब लालू प्रसाद जी कुछ कर रहे थे तो वहां यादव और मुस्लिम को छोड़कर उसमें ब्राह्मण को सेंध लगाने की बहुत अच्छा मौका मिल गया। कहा कि ये लालू प्रसाद जी माय माय करते रहते हैं यार, सिर्फ माय ही होता है या बात भी होता है? तो उन्होंने ब्राह्मण और पंच पौनिया, 20 से ब्राह्मण बात और 5 से पंच पौनिया। पंच पौनिया मतलब नाई, बड़ी, लोहार, कुमार, तेली, तमोरी, ये जो काम करने वाले हैं, जो ब्राह्मण के सहयोगी जातियां हैं, इसको समझने की जरूरत है। उसको इकट्ठा किया, कहा कि लालू प्रसाद के जो राजनीति उसमें तो तुम हो ही नहीं, ये तो माय माय कर रहा है, एम बाई कर रहा है, तुम है तो बात नाम ही नहीं दे रहा, तुम कहां इसके पीछे लगे हुए हो? तो वहां से लग के जो लोग लालू जी के साथ लगे हुए थे वो सब लालू जी से हटकर कहीं और चले गए। लालू जी ऐसे कमजोर थे। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। अभी एलायंस भी हुई, समीकरण भी बना। राजनीति के जो पंडित थे वो इतना प्रतिशत बहन जी के वोट, इतना प्रतिशत भाई साहब के वोट, कुल मिला के इतना उनका गणित था। ये गणित कैसे फेल हुआ? जाति जोड़ने के लिए वोट से जाति जुड़ती है। समाजशास्त्र में कैसे नहीं बताया गया कि वोट से जाति जुड़ती है। पॉलिटिक्स से तो जाति बनती है। तो हमने
जाति के नाम पे जाति पोलराइजेशन किया, सोशल पोलराइजेशन नहीं हुआ। एसी, एसटी, ओबीसी का कोई पोलराइजेशन हुआ। और मैं सदन से जानना भी चाहूंगा, शायद यहाँ एसटी के लोग कम होंगे, न एसटी का कोई लीडर है, नेशनल लीडर नाम बता दे सदन, कोई ओबीसी का व्यक्ति नाम बता दे नेशनल लीडर का, कोई एसटी का नेशनल लीडर के नाम बता दे। कोई भी हमारे पास ऐसा नेता नहीं है जो यह काम करे कि हम मास का प्रतिनिधित्व करें, और इसके लिए कोई हमारे पास कार्यक्रम है, किन्हीं के पास कोई कार्यक्रम। हाँ, एक क्या करते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। एक प्रोजेक्टेड लीडर, एक नया कंसेप्ट है, पहले से भी चल रहा है। प्रोजेक्टेड लीडर के कंसेप्ट को समझना जरूरी है, नहीं तो हम राजनीति में फेल हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया, और एक टेक्निक आया है शासक वर्ग से कि समाज नेता अपना बनाए, इससे बेहतर है कि उनके बीच अपना नेता थोप दो। ये सदन कोई अपना नेता बनाए, इससे बेहतर है कि यहां से ये घोषणा कर दिया जाए कि यह व्यक्ति सदन का नेता है। तो प्रत्येक जाति में, ताली मत बजाइए मान्यवर, प्रत्येक जाति में शासक वर्ग ने अपना लीडर बना दिया। प्रत्येक जाति का लीडर। अब जब प्रत्येक जाति का लीडर शासक वर्ग है, जिसको प्रोजेक्टेड लीडर, प्रायोगिक लीडर, आरोपित लीडर मैं कह रहा हूं, यह समाज के पोलराइजेशन में सबसे बड़ा बाधक है। क्योंकि जब समाज का पोलराइजेशन होगा तो जो प्रोजेक्टेड लीडर है उनका अस्तित्व खतरे में। और हमारे लोगों के पास शिक्षा या समझ की कमी है, तो जैसे ही पेपर में देखता है कि रमाकांत जी का फोटो निकला, टेलीविजन में उनकी बातें आ रही हैं, तो समाज मान लेता कि ये आदमी बड़ा हो गया, ये बड़ा महान हो गया। क्योंकि पेपर में फोटो छपने लगा, इसका स्टेटमेंट आने लगा, इसका टेलीविजन पर वार्ता में आ गया, तो ये जो प्रोजेक्शन का मामला है इसको समझने की जरूरत है। यानी कि प्रोजेक्टेड लीडर ने हमारे जो सोशल पोलराइजेशन है, कास्ट पॉलिटिक्स है, उसको मूल निवासी की संकल्पना को आने देने में सबसे बड़ा बाधक है, और इसका पोलराइजेशन नहीं होने दे रहा है। अब बात आती है छलबल धनबल की बात, वो आप लोग के सामने है। बाहुबली के बारे में जो वर्तमान आंकड़े हैं, जो वर्तमान में संसद आपके हैं, इसमें 233 सांसद अपराधी हैं। 542 में 233 सांसद अपराधी पृष्ठभूमि के हैं, यानी 43% अपराधी पृष्ठभूमि के हैं। इनमें बीजेपी के 116 है, कांग्रेस के 29, बीजेपी के जो 16 है, यानी 39%। प्रतिशत में भी मैं बताऊंगा, 39% बीजेपी के सांसद, कांग्रेस के 57%, बीएसपी के 50%, यानी 10 है तो 5 अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जेडीयू के 81%, टीएमसी के 45%, सीपीएम के 75% सांसद हत्या के प्रयास, अपहरण, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त हैं। इसका मतलब हुआ राजनीति का अपराधीकरण की बात होती थी, अब वो पीछे छूट गया, अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ। अब क्या हो रहा है, इसको समझने की जरूरत। राजनीति का अपराधीकरण, हमारे आदमी विकल्प की राजनीति की बात करता है, अल्टरनेट की बात करता है। अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट दो टर्मिनोलॉजी है। जब शासक वर्ग किसी बाहुबली को मैदान में उतारता है तो समाज में मैसेज आता कि ये तो बड़ा हत्यारा है भाई, बहुत क्रिमिनल है, इसके सामने कौन सा साधारण आदमी टिकेगा। तो हमारे
मूल निवासी समाज के राजनीति करने वाले लोग उससे बड़ा अपराधी ला देते हैं। ये 5 मर्डर किया तो हमको 10 मर्डर वाला ही कुछ तो आएगा। एक देखिए, एक अपराधी का विकल्प, दूसरा अपराधी। अपराधी का विकल्प अपराधी नहीं होता है, ये सब्स्टिट्यूट है। अल्टरनेट की राजनीति करने वाले सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेट में अंतर जाने। अल्टरनेट होता है जस्ट अपोजिट गुण वाले लोग। यदि वो बदमाश है तो अच्छे ईमानदार को वोट दो, ये होता है अल्टरनेट की राजनीति करने वाले। तो हम क्या करते हैं, एक बदमाश खड़ा किया बीजेपी में तो दूसरा हमने भी खड़ा किया। ये चल रहा है राजनीति। अब धनबल की बात आ रही है। धनबल में जो आंकड़े आए हैं, जितने लोगों ने हलफनामा दायर किया उसमें 88% सांसद करोड़पति हैं। पार्टी लेवल पे बीजेपी 88%, कांग्रेस 84%, डीएमके 96%, टीएमसी 91%, एलपीजी यानी लोजपा रामविलास पासवान जी की पार्टी, बीएसपी, एसपी यानी समाजवादी पार्टी, शिवसेना 100% करोड़पति। यह हलफनामा से है। अब मैं सदन से जानना चाहूंगा, जानना क्या, सैंपलिंग एक मेथड होता है प्रतिनिधित्व का, कि जो प्रतिनिधि होता है उसमें उस समूह का गुण होना चाहिए। ये सारे के सारे करोड़पति संसद में पहुंच गए। भारत के 70% जनता 20 रुपया खर्च करने लायक नहीं है और इनके प्रतिनिधि सब करोड़पति पहुंच रहे हैं। ये बातें कहां से आई राजनीति में? ये बातें भी वही से आई, ताकि एक गरीब का जो आवाम है राजनीति से महरूम हो जाए, सिर्फ वोट देने लायक रहे। ये तो राजनीति सोचेंगे नहीं। जब ये आंकड़े आएंगे तो ये तो राजनीति में नॉमिनेशन ही नहीं करेंगे। जब देखेंगे कि एक अरबपति व्यक्ति मैदान में खड़ा है और समाज में मैसेज दिया जाता है कि जो व्यक्ति खड़ा है वो अरबपति है, ये तो इतने रुपए में इतना वोट खरीदेगा, आप क्यों खड़े हुए हो? तो इस प्रकार से धनबल का प्रभाव गया। अब बात आती है छल भ्रष्ट, उस पर मैं डालना चाहूंगा। इसकी मूल फिलोसफी में मैं आऊंगा। भारत की जो राजनीति है, वर्तमान राजनीति, बुद्ध की राजनीति में नहीं कर रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीति नहीं कर रहा हूं। जो भारत में वर्तमान राजनीति है, इस राजनीति की उत्पत्ति मगध से हुई और इसके प्रणेता कुटिल कौटिल्य बना। थोड़ा बहुत इतिहास भूगोल जिनको जानकारी होगी, कुटिल कौटिल्य मैं कह रहा हूं, जिसको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय राजनीति का साम, दाम, दंड और भेद। सब लोग बोलते हैं कि ये राजनीति में चलता है। अरे भाई, ये बुद्ध के फिलोसफी में है, बाबा साहब की राजनीति में है, फुले की राजनीति में है। ये किसकी राजनीति में है? एक कुटिल कौटिल्य की राजनीति में। यह नीति क्यों लाई गई थी? साम, दाम, दंड, भेद की। कहां से करप्शन आया है, कहां से छल प्रपंच भारतीय राजनीति में एंट्री क्या, मैं वो बताने जा रहा हूं। जब नंदों ने कुटिल कौटिल्य के अपने दरबार में विशेष सम्मान नहीं दिया, कुटिल कौटिल्य ने शपथ खाई कि तेरा नाश मैं जरूर करूंगा। और उसका नाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करता है। वहां से ये साम, दाम, दंड और भेद की नीति। साम का मतलब होता है छल प्रपंच, दाम का मतलब होता है लोभ लालच, दंड का मतलब होता है भयभीत करना, भेद के मतलब होता है फूट डालना। चार चीज बताया। क्या ये चारों चीज नैतिक है? नैतिकता का जो पैमाना है उस पे क्या इन चार नीतियों को नैतिक कहा जा सकता है? यदि उत्तर आपका नकारात्मक है, इसका मतलब है संपूर्ण भारत में जो वर्तमान राजनीति चल रही है वो गलत फिलोसफी पे आधारित है। इसलिए छल, बल, पाखंड तो चलेगा नहीं, क्योंकि वहीं से ये चला है। इस प्रकार जिस राजनीतिक माहौल में हम आप आज जी रहे हैं, अब लास्ट में जो है कि आखिर इस विकट परिस्थिति से माहौल
हमारे अनुकूल नहीं है। हम कुछ दूरियां दिल्ली की कम किए थे, लेकिन वो दिल्ली दूर फिर हो गई। 14 और 19 के इलेक्शन में के जो रिजल्ट आए, सबको कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर 100 में 85 जय मूल्यवासी वो क्या रहा है। सीधा गणित है, सीधा गणित है राजनीति की, लोकतंत्र की। यदि मैं समय ज्यादा ले रहा हूं तो क्षमा चाहूंगा। 2-4 पारियों में मैं किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करना नहीं चाहूंगा। मैं बात आ रही थी, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। गणित में मैं गणित का विद्यार्थी नहीं हूं और मैं टीचर हूं, लेकिन फिर भी गणित आपके सामने थोड़ा सा रख रहा हूं। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। 51% को बहुमत माना जाता है, 85% की आप दावेदारी करते हैं। आखिर ये 85% का शासन क्यों नहीं? अब मैं एक बहुत बड़ा स्लोगन अपने लिए रखा था, कहीं बोल नहीं रहा था। ये जो हम लोग ब्राह्मणवादी कहते रहते हैं, संख्या इनकी कम है, लेकिन राजनीति ब्राह्मणवादियों की है। आखिर ये ब्राह्मणवादी बहुसंख्यक कैसे बने? ये अल्पसंख्यक ब्राह्मणवादी बहुसंख्यक कैसे बना? इसके लिए एक स्लोगन है, जो जातिवादी है वही ब्राह्मणवादी है। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत नहीं हो। ये इसीलिए ब्राह्मणवादियों की संख्या चूंकि जरूरी ज्यादा हो गई है, इसीलिए ब्राह्मणवादियों की संख्या, ब्राह्मण की संख्या कम जरूर है, लेकिन ब्राह्मणवादियों की संख्या अधिक है, क्योंकि जातिवादी जो लोग हैं वही ब्राह्मणवादी हैं। यदि सोशल साइंस के थोड़ी सी भी जानकारी है, जाति को आप नहीं मानोगे तो ब्राह्मण को मानोगे ही नहीं। इसीलिए बाबा साहब जाति भेद का उच्छेद चाहते थे। बाबा साहब कोई मामूली राजनीति नहीं करते थे, वो जानते थे कि इनको हुकूमत में बनाने के लिए जरूरी है जाति भेद का उच्छेद। लेकिन भारतीय राजनीति बाबा साहब के विपरीत चल रही है। बाबा साहब क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जमात की बात करते हैं। हमारे वर्तमान लीडरान जाति चेतना बढ़ा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ा है, मामूली नहीं बढ़ा है। प्रत्येक महफिल में बैठे हुए लोग यहाँ अपने जाति के प्रवक्ता को ढूंढ रहे होंगे। ये मनोविज्ञान काम कर रहा है। ये जो बोल रहा हूं मेरी जाति का है या नहीं, यहां तक बीमारी बढ़ गई है। जब तक आपकी जाति जानी नहीं जाएगी, तब तक उनके प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो जाति चेतना है, बाबा साहब के रेफरेंस में बताना चाहता हूं। बाबा साहब कहते हैं कि जो राजनीति वर्गीय चेतना पैदा नहीं करे वो पाखंड है, वो ढोंग है। तो हम कैसी राजनीति कर रहे हैं जिससे जाति चेतना बढ़ रही है? मैं पूरे लिस्ट दे दूंगा, प्रत्येक किस जाति ने कौन किसी राजनीतिक दल बना रखी। राजनीतिक दलों की बात जो आई है, ये जाति चेतना का साइड इफेक्ट है। इसके कारण जो मूल निवासियों की राजनीति है वो सफल नहीं हो पा रही। बाबा साहब इसका सोल्यूशन है बता रहा। बाबा साहब ने सब कुछ कहा कि मेरे ऊपर विरोधियों ने कई आरोप लगाए कि ये दलितों का एक छोटे समूह का करता है, ये देशद्रोही है, देश की आंदोलन में भाग नहीं लिया। कई आरोप बाबा साहब पर लगे, लेकिन बाबा साहब दावे के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं कि विरोधियों ने मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए, लेकिन मेरी कोई सत्यनिष्ठा और समाज के प्रति वफादारी और चरित्र पर किसी ने नोटिस नहीं। ताली नहीं भाई। क्या आज के दौर में कोई ऐसा नेता है जिसके चाल और चरित्र पे अंगुली नहीं उठ रहे? बाबा साहब तो ये कहते कि मेरे ऊपर किसी ने चरित्र पर अंगुली उठाया, आप बताओ कि कोई मैं स्कैंडल किया किसी प्रकार का? बाबा साहब भी मंत्री रहे, राजनीति में रहे, उनके चाल चरित्र पर कोई आरोप क्यों नहीं लगा? तो आपका नेता ऐसा होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति उंगली न उठाए आपके नेता पर। बात रही आपका नेता का काम, बाबा साहब के अनुसार जिस वर्ग के वो नेता है उनका काम क्या है?
मंचों पर जाना, तालियां बजवाना, माला पहनवाना, बड़े बड़े भाषण देके चल देना, ये शासक वर्ग के नेता का काम। ये शासक वर्ग के नेता का काम है कि वो मीटिंगों में जाए, अपने लोगों से ताली बजवाएं, बड़े बड़े मोटे मोटे माला पहने और लक्ष्यदार भाषण दे और चले जाए। ये शासक वर्ग के नेता का कैरेक्टर है, ये आपका कैरेक्टर नहीं है। आप यहाँ आए हैं, यहाँ समझिए, शिक्षित बनिए और शिक्षित बनिए। ये ताली बजाने के लिए नहीं आए हैं। ताली बजाता कौन है? ताली बजाने का काम कौन करता है पता है ना? बड़ा बदनाम कम्युनिटी है ताली बजाने वाला। अरे मैं उनको अपमानित करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि ताली बजाने का काम, और ऐसे भी पढ़ाया जाता है, अंगा से कुछ नहीं, अंगा है खाली सभी बजा करता। तो जिसका हाथ खाली रहता है ताली तो वही बजाता है। तो आपको ताली बजाने लायक बना दिया गया। आपको वास्तव में ताली बजाने लायक बनाया गया है, क्योंकि कुछ है ही नहीं हाथ में, तो एक खाली है तो बजाते रहो। तो इतने बड़े षड्यंत्र हमारे साथ हुआ कि न तो हमारे पास आज कोई नेता है, जो नेता है वो निजी स्वार्थों में संलग्न है। बाबा साहब और कहते हैं कि ये जो आंदोलन है, आंदोलन का परिणाम होता है सत्ता। सत्ता का रसा स्वादन हर कोई करना चाहता है, सत्ता बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खाद पानी दे ही नहीं रहे हो। खाद पानी बीज बोओगे, खेत तैयार करोगे, तब तो सत्ता की फसल उगेगी। तो न तो मैं खेत जोत रहा हूं, न बीज डाल रहा हूं, न पानी दे रहा हूं, न खाद दे रहा हूं, और जैसे ही फल लगता है तो टोकरी लेके दौड़ने लगता हूं। सत्ता ऐसे थोड़े रहेगी। ये जो सत्ता के फल की टोकरी लूटने के लिए घमासान बची हुई है कि सत्ता में कैसे पहुंचे। एक नाम और जरूर मैं लेना चाहूंगा सत्ता के बारे में, उदित राज जी। भाई एक आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति, जिसको पूरे देश जानता हो, जिसे देश की आवाम मूल निवासी उम्मीद किए बैठा था, उनको आखिर क्या मतलब बस वहां जाने का क्या मिल गया उन्हें? जो पहले था उसे कुछ ज्यादा मिल गया, तो मुझे तो जानकारी नहीं है कि वो एक IRS व्यक्ति, उनकी मिसेज IRS एक आंदोलन के एक अपनी पसंद गए थे क्या करना है। तो सत्ता की राजनीति का एक असर है। और बाबा साहब एक बात और कहते हैं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। आपका दो दुश्मन है, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। ये दो दुश्मन को पहचान दो। ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, ये दो दुश्मन मूल्यवासियों के। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए फॉर द टाइम बीइंग इनसे समझौता हो सकता है। और बाबा साहब खुद कांग्रेस के मंत्री थे, नो डाउट। बाबा साहब भी स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक स्ट्रेटजी के तहत, रणनीति के तहत आप अपने दुश्मन से कुछ देर के लिए दिल तो मत मिलाना, हाथ मिला लेना, लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए उस दुश्मन के हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि वो व्यवस्था परिवर्तन उसका उद्देश्य नहीं, तो कभी नहीं होने देगा। और जब कभी आप यह काम करोगे तो व्यवस्था परिवर्तन का जो लक्ष्य है उससे वो आपको भटकाएगा और वो आपके अपने अंदर समा लेगा।
बाबा साहब स्पष्ट अपने लोगों को मना करते हैं कांग्रेस में मत आना। कुछ लोगों ने कहा कि आप भी तो कांग्रेस के बल पे वहां गए, तो उन्होंने कहा मैं ग्रेनाइट पत्थर हूं जिसको पचाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन साधारण आदमी वहां जाओगे तो उसमें समा जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और सारे के सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के राजनीति करने वाले लोग बीजेपी और कांग्रेस में समा गए। 2 अलायंस बना, पता है कि अलायंस की बात आई थी। 2 गठबंधन बना भारत में, इधर एनडीए और यूपीए। एनडीए का नेता कौन? बीजेपी। और यूपीए का कांग्रेस। भाई 2 अलायंस में जा रहे हो, कहां जा रहे हो, किसके शरण में जा रहे हो? तो ये अलायंस ने भी ये जो मूल निवासी की राजनीति थी उसको अपने अम्ब्रेला के नीचे लाकर उसके सिद्धांत को कुंड कर दिया, उसके धार को कुंड कर दिया। इस प्रकार से आप ब्राह्मणवाद और पूंजीवादी राजनीति के शिकार हो गए। अंत में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि मूल निवासी समाज नेतृत्व विकसित करने के लिए जाति चेतना के स्थान पर वर्गीय चेतना का निर्माण करें। अपने बीच से ईमानदार न बिकने वाला नेता को खड़ा करें और एक जाति और एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण मत होने दो। ये बहुत ही खतरनाक मामला है। ये बाबा साहब ने भी इसको इशारा किया है कि एक व्यक्ति और एक जाति के हाथों में यदि सत्ता का केंद्रीकरण होगा तो उससे निरंकुशता बढ़ेगी और उससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और लोकतंत्र सिर्फ वोट की राजनीति नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। इस राजनीति के लिए आपको एक अच्छे ईमानदार संस्थागत नेतृत्व पैदा करना है। इंस्टीट्यूशन अभी आपके पास नहीं, व्यक्ति है आपके पास, उस व्यक्ति पर आपका नियंत्रण ही नहीं है। तो आप एक संस्थागत राजनीति, डेमोक्रेटिक कल्चर की राजनीति जिसका सिद्धांत हो, जिसमें ईमानदार कार्यकर्ता हो, उसके रणनीति हो, समाज को जोड़ने की कला हो, जो जातियों को जोड़ने का काम करे, जमात बनाने का काम करे, और इस प्रकार से आपके लिए सत्ता एक साधन मात्र हो जिसके माध्यम से आप व्यवस्था परिवर्तन का काम करें। 3 तरह के परिवर्तन हैं: चेंज इन द सिस्टम, चेंज ऑफ द सिस्टम एंड कंट्रोल ओवर द सिस्टम। आपको तय करना है, आपने तय कर रखा है कि मुझे चेंज ऑफ द सिस्टम करना है। चेंज इन द सिस्टम नहीं, चेंज इन द सिस्टम रिफॉर्मेटरी है, सुधारात्मक है, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। कंट्रोल ओवर द सिस्टम, सिस्टम यही रहे मुख्यमंत्री मुझे बना दो, क्या परिणाम निकलेगा? कोई परिणाम नहीं निकलेगा, वो परिणाम उसी के पक्ष में जाएगा। तो आपको परिणाम बदलना है, परिणाम बदलना है तो आपको कारण को रिमूव करना होगा। बहुत साफ बातों में जिस कास्ट के शिकार है, कास्ट का रिफ्लेक्शन पॉलिटिक्स में है, इस जाति चेतना को समाप्त कर वर्गीय चेतना का निर्माण करें। और अंत में आपसे पुनः खासकर इंजीनियर साहब को कि मैं स्पष्ट रूप से फोन पर मना कर दिया था कि मैं आपके संगठन में काम नहीं करूंगा, मैं मिशन के साथ हूं, आपके संगठन में नहीं काम करूंगा। उसके बावजूद आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, इसके लिए साधुवाद, सैल्यूट। और कुछ यदि मैं विषय विषयांतर हुआ तो उसे आप मुझे इशारा कर दीजिएगा। मैं कुछ भटका हुआ भी हूं तो मैं लाइन पर आ जाऊं और समाज का अहित कभी नहीं करूंगा, ये मेरी शपथ है, चाहे मैं रहूं या न रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय मुल्कवासी, जय श्री।